मैं अखिलेश कुमार, सहायक अध्यापक श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल लक्ष्मीपुर बुजुर्ग तमकुई कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस विद्यालय परिवार की तरफ से कुछ वीडियो बना रहे हैं जो कि आपकी पढ़ाई में एक काफी मददगार होगा। देखिए, मैं इस विद्यालय में विज्ञान का अध्यापक हूं, इसलिए मैं विज्ञान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप पहले से भी सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं कि वह ज्ञान जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य पदार्थों के बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। या नहीं तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप जानते हैं विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब है विशेष, ज्ञान ज्ञान। आप विज्ञान को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ताइए हम 9th के स्तर पर बताते हैं कि विज्ञान को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। कितने भागों में? 3 भागों में। हम 9th में विज्ञान को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। क्योंकि मैं इस विद्यालय में जीव विज्ञान का अध्यापक हूं, तो मैं जीव विज्ञान के बारे में और कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने हाथ में नोटबुक ले लें और कलम ले लें, ताकि मैं कुछ बताऊं उसे आप नोट कर सकें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ताकि हम बताते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, या आप कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो आप जीव विज्ञान को परिभाषित करेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम जीव जंतुओं एवं पादपों का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं। आप जानेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के बारे में आपने सुना होगा, या नहीं सुने हैं आप तो मेरे द्वारा सुनेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक ग्रीक देश के दार्शनिक अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। तो आप जान गए कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। तब आप ये भी जानते हैं कि हम जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। तो जानेंगे कि जीव विज्ञान के वे 2 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला आप जानते होंगे वनस्पति विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान। तो आप पढ़ेंगे और जानेंगे वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान, दूसरा होता है आपका जंतु विज्ञान।
तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, और इनके जनक कौन कौन हैं। तो आइए हम बताते हैं पहले वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम पादपों के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ताकि हम बताएं आपको कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। आपने सुना होगा या नहीं सुना है, सुनिए। तो क्या वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन? थियोफ्रेस्टस। देखिए, विज्ञान में जो एक जीव विज्ञान है इसमें बहुत कठिन से कठिन शब्द आते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि आप अपने हाथ में कॉपी ले लें और क्या कलम ले लें, ताकि आप कठिन शब्दों को लिख सके। तो मैंने बोला है थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे इसके बारे में भी सुनिए। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा हम जंतुओं के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तब जानेंगे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु थे, अर्थात जो व्यक्ति जीव विज्ञान का अध्ययन किया था वही व्यक्ति ही जंतु विज्ञान का भी अध्ययन किया था। ताइए आप जान गए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं और उसे कितने भागों में बांटा जाता है, और उन भागों का परिभाषा क्या है और उनके जनक क्या है। आप इनके बारे में जान गए। अब मैं कक्षा 9 के चैप्टर 1 को मैं शुरू करना चाहूंगा। तो आप ध्यान देंगे कि कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है। जिनके पास किताब है उनको पता होगा, और इनके पास अब तक किताब नहीं है शायद उनको पता नहीं। आइए हम बताते हैं जीव विज्ञान के चैप्टर 1 क्लास 9 का। तो चैप्टर 1 का नाम है आपके कक्षा 9 में पहले चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। इसमें पहले लिख दिया है कि कोशिका जो है क्या है, जीवन की इकाई है। तब जानेंगे और मेरे द्वारा सुनेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, और कोशिका का खोज किसने किया था, और कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या क्या है। ताइए हम बताते हैं कोशिका के बारे में, और कोशिका की परिभाषा को हम परिभाषित करते हैं। तो आप सुनेंगे कोशिका। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और आपको लगे कि कठिन है तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो किसी भी जीव की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके द्वारा उस जीव का एक एक अंग या पूरे शरीर का निर्माण होता है, और उस इकाई से उसके शरीर का विकास होता है, वो छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। तो क्या सुना कि किसी भी जीव का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके द्वारा उस जीव का विकास होता है उसे हम कोशिका कहते हैं। तो आप कोशिका का परिभाषा जान गए। अब आप जानेंगे कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं आप जान गए, सॉरी। अब हम बताएंगे कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किया था और कोशिका के विभिन्न लक्षणों के बारे में बताया था और कोशिका के कार्यों के बारे में भी बताया था। आइए हम बताते हैं आपको कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। पहला होता है आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। तो आप जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहां पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका कहां पाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक दोनों कोशिकाएं हैं, दोनों में काफी अंतर है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है या अविकसित या आप कह सकते हैं अविकसित प्राणियों में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जैसे कि हो गया नीले हरे शैवाल, कुछ बैक्टीरिया है, इनमें इनकी जो शरीर है प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। लेकिन यहीं पर जो यूकैरियोटिक कोशिका है यह विकसित प्राणियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? विकसित प्राणियों में। जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष हो गए, उनमें क्या पाए जाते हैं? ये यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। ताकि हम स्पष्ट करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर है। तो आप 3 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम? 3 कॉलम। पहले कॉलम में रहेगा लक्षण, दूसरे में रहेगा प्रोकैरियोटिक, तीसरे में रहेगा यूकैरियोटिक। अब हम एक एक लक्षण को लिखकर हम स्पष्ट करेंगे कि कौन सा लक्षण किस कोशिका में कितना विकसित होता है या विकसित होता है कि नहीं होता है, या उसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो पहले लिखेंगे हम लक्षण, दूसरे में प्रोकैरियोटिक, तीसरे में लिखेंगे यूकैरियोटिक। तो आइए हम पहला लक्षण लेते हैं सेलुलोज पर, सॉरी कोशिका भित्ति पर लेते हैं हम कोशिका भित्ति। पहला लक्षण है इसमें कोशिका भित्ति, यह एक अंग भी है। देखिए क्या है, जो कोशिका भित्ति है प्रोकैरियोटिक कोशिका में एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्लों से। और यही कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया किसी कोशिका को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए क्या करता है? अपना सहयोग देता है। उसके बाद से आप जानेंगे कि गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए होता है और उसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन अनुपस्थित होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें डीएनए होता है और उसमें हिस्टोन नामक
जो प्रोटीन है उसमें उपस्थित होता है। और देखिए अगला आता है रिक्तिका। क्या? रिक्तिका। रिक्तिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। उसके बाद चाहिए राइबोसोम। जो राइबोसोम है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार वाला राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आप जान गए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो अब हम बताएंगे आपको कि कोशिका का संरचना कैसे होता है, कोशिका कैसे मिलकर बना होता है और वो देखने में कैसे होता है। देखिए कोशिका को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब भी आप उसे देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखेंगे और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तभी आप कोशिका के एक एक कोशिकाओं को देख पाएंगे और उसके संरचना के बारे में आप क्या कर पाएंगे? अध्ययन कर पाएंगे। ताकि हम बताते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। हाँ देखिए ये जो है आपका कोशिका की संरचना है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों को भी दर्शाया गया है। आप इसे यदि नग्न आंखों से देखना चाहें तो आप किसी भी संरचना को आप अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे। देखिए मैं आपके सामने कोशिका की संरचना प्रस्तुत किया हूं। देखिए ये जो है कोशिका का कोशिका भित्ति है जो क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा देने का प्रदान करता है। दूसरा है कोशिका कला। यह जो है कोशिका को एक आकार देने का कार्य करता है। उसके बाद से है प्लाज्मोडेस्मा। देख रहे होंगे आप लोग प्लाज्मोडेस्मा। यह जो है कोशिका के बीच पड़े विभिन्न दरारों को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद से है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य जो कोशिका में परिसंचरण या परिवहन का कार्य करता है। ऐसे ही सभी कोशिकांगों का अपना अपना काम है। तो मैं अन्य कोशिकांगों का कार्य में आपको इसी के संबंध के अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। आप इसे ही तैयार करें, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।